हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी फॉर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है आत्म को प्रभावित करने वाले कारक, सेल्फ अफेक्टिंग फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं कि आत्म क्या है, उसके बाद इसके फैक्टर्स के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्रेच एवं क्रेचफील्ड के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्म है। द वे ए पर्सन सीज हिमसेल्फ इज हिज सेल्फ। यह कहने का तात्पर्य ये है कि कोई व्यक्ति अपने आप को जैसा मान लेता है वही उसका आत्म होता है और उसी के अनुसार वह अनुक्रियाएं करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है जेम्स ड्रेवर महोदय की। इनके अनुसार आत्म शब्द का प्रयोग बहुधा अहम यानी कि ईगो के अर्थ में किया जाता है। वह एजेंट है जो अपनी ही पहचान के स्थायित्व के संबंध में चेतन रहता है। द वर्ड सेल्फ इज ऑफन यूज्ड फॉर ईगो। इट इज द एजेंट हु इज कॉन्शियस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ हिज ओन आइडेंटिटी। जेम्स ड्रेवर के कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी व्यक्ति जैसा आत्म के विषय में सोचता है तो उसके प्रति अहम भावना आ जाती है और ये ऐसा एजेंट है जो कि अपने स्थायित्व की पहचान बनाए रखने के लिए चेतन रहता है। हमेशा वैसा ही चेतनावस्था में रहता है कि मैं वह व्यक्ति हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। इस प्रकार की बातें उसके अहम में समाई हुई होती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख रहे हैं शेरिफ और शेरिफ महोदय के अनुसार व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक यानी कि जो साइकोलॉजिकल होती है रचना में आत्म एक विचारात्मक बनावट तथा उप प्रणाली है जिसमें व्यक्ति द्वारा अर्जित अंतः संबंधित अभिव्यक्तियां हर समय पाई जाती हैं। वह इन अभिव्यक्तियों का अर्जन कई चीजों के संबंध में करता है, जैसे अपने स्वयं के शरीर, उसके भावों, अन्य व्यक्तियों के प्रति क्षमताएं, परिवार, समूह, स्थिति और प्रतिष्ठा, संकेत, सामाजिक मूल्य, लक्ष्य और संस्थाएं आदि जो मूर्त परिस्थितियों और क्रियाओं में उसकी संबद्धता को परिभाषित और नियंत्रित करती हैं। शरीफ महोदय के कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति है वह स्वयं के शरीर की, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, या काला हूँ, या बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, अथवा उसके भाव, जैसे कभी कभी ये होते हैं किसी के अंदर दया के भाव होते हैं, किसी किसी के अंदर बहुत जल्दी संवेदना आ जाती है और किसी भी परिस्थिति को देखकर उसके आंसू निकल आते हैं। ये जो भावनाएं होती हैं, रोने, हंसने, किसी किसी की प्रवृत्ति ऐसी होती है हमेशा हंसते रहने की, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो इस प्रकार के जो भाव होते हैं व्यक्तियों के प्रति, क्षमताएं कि हम किस व्यक्ति का कितना कार्य कर सकते हैं। परिवार के प्रति जो भी दृष्टिकोण है, समूह स्थिति, जो जिस समूह में रहता है उसकी स्थिति क्या है, प्रतिष्ठा यानी कि समाज में उसे कितनी प्रतिष्ठा मिली हुई है, सामाजिक मूल्य उसके अनुरूप है या नहीं है, जैसे कि सत्य बोलना है या फिर दूसरों का आदर करना है। इस प्रकार के जो मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य। लक्ष्य, उसका लक्ष्य क्या है, अध्यापक बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और संस्थाएं आदि जो मूर्त परिस्थितियों और क्रियाओं में उसकी जो संबद्धता होती है, जिनसे वह जुड़ा हुआ होता है, उसको परिभाषित और नियंत्रित करती हैं। अब हम देखेंगे आत्म को प्रभावित करने वाले कारक, सेल्फ अफेक्टिंग फैक्टर्स। सबसे पहला पॉइंट है, लेकिन पॉइंट देखने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ऐसा देखा जाता है कि एक बार जब आत्म का निर्माण या विकास हो जाता है तब वह कुछ विशिष्ट व्यवहार प्रतिमान अपना लेता है और कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो उसे किसी प्रकार के परिवर्तन से प्रभावित न होने के लिए क्रियाशील कर देती हैं। व्यक्ति अपने चारों ओर जो अंतर्वैयक्तिक पर्यावरण निर्मित करता है, यानी कि जो स्वयं से ही व्यक्ति अकेले अपने लिए जो एनवायरनमेंट बना लेता है, निर्मित कर लेता है, वह स्थायी होता है। व्यक्ति पर वातावरण से उत्पन्न परिस्थितियां परिवर्तन के लिए उस पर दबाव डालती हैं, यानी कि जैसा उसने अपने आप को बना लिया है तो दूसरी जो परिस्थितियां होती हैं उसे अलग बनने के लिए उस पर दबाव डालती हैं, परंतु व्यक्ति आत्म की स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है, उसे आत्म के द्वारा मदद मिलती है। जैसे इसके अंतर्गत हमने 3 पॉइंट लिए हैं। पहला है व्यक्ति की स्वयं के बारे में अवधारणा, यानी कि व्यक्ति ने क्या सोच लिया है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा धार्मिक मानता है, प्रतिदिन उठकर ईश्वर की पूजा अर्चना करता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति या दूसरे लोग ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति घर में उठकर अन्य कामों में लग जाए, तो लेकिन वह ऐसा करने के लिए उसका साहस नहीं होता। वह
उठकर जो अपनी नित्य क्रियाएं होती हैं उनको करने के बाद पूजा अर्चना अवश्य ही करना चाहता है, यानी कि वह अपने आप को इस प्रकार का मान लेता है कि ईश्वर में उसकी आस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति का अधिगम व्यवहार है, उनका सीखने का व्यवहार कैसा है, ये व्यक्ति कितना सीख पा रहा है, तो उसके अनुसार भी आत्म का निर्माण होता है। व्यक्ति अगर अधिक सीख पा रहा है तो वह आगे जाने का प्रयास करेगा, कम सीख पा रहा है तो वहीं पर एक इस चीज को सीखने के लिए उसमें काफी समय लगेगा, अतः वह उसका अधिगम प्रतिमान इस बात पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट में इसके अंतर्गत देखेंगे दूसरे व्यक्तियों के प्रत्यक्षीकरण के बारे में, उसके व्यक्तिगत तरीके, यानी कि दूसरे व्यक्तियों को जो देखता है उसके व्यक्तिगत तरीके क्या हैं, क्या उनके बारे में सोचता है। व्यक्ति के आत्म के इस पहलू के संबंध में दूसरे व्यक्तियों की व्याख्या और अनुभव क्या हैं तथा इस संबंध में व्यक्ति के क्या विचार हैं। आत्म और व्यवहार की स्थिरता बनाए रखने के लिए व्यक्ति इन तीनों में ही समरूपता बनाए रखता है। तो अब हम देखेंगे जो इसके कारक हैं आत्म को प्रभावित करने वाले। पहला पॉइंट आ जाता है अशुद्ध प्रत्यक्षीकरण, मिसपरसेप्शन। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्तियों को या दूसरे व्यक्तियों की प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करता है तब उन परिस्थितियों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों का अशुद्ध प्रत्यक्षीकरण कर लेता है। वह ये जानना चाहता है कि दूसरे व्यक्ति उसे किस रूप में देख रहे हैं। प्रयोगात्मक अध्ययनों से अशुद्ध प्रत्यक्षीकरण की पुष्टि हो चुकी है। जैसे अक्सर आपने ये तो एग्जाम्पल्स देखे ही होंगे, जैसे कि इंटरव्यू में जाना, परीक्षा में बैठना, खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना, खतरनाक और साहसिक कार्यों में रुचि लेना आदि कार्यों को करने में अक्सर व्यक्ति एक हल्की सी चिंता या मामूली तनावपूर्ण घबराहट या फिर आशंका महसूस करता है। इस स्थिति में घबराहट और भय रहता है जिसका कारण व्यक्ति स्वयं भी नहीं जानता, किंतु हमेशा आशंका के कारण वह चिंतित और उत्सुक रहता है। किसी मीटिंग में बोलने के लिए अगर व्यक्ति से कह दिया जाए या निमंत्रण उसके लिए मिल जाए तो उसके मन में बुरे विचार उभरने लगते हैं, पता नहीं मीटिंग में बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया तो श्रोतागण मेरी मजाक बनाएंगे, मेरी आवाज पता नहीं कैसी है। आशंकाग्रस्त व्यक्ति के सामने ना तो डराने वाला खतरा सामने आता है और ना ही वह उसे दिमाग से बाहर निकाल पाता है। असफलता और उपहास से बचने के कारण वह हर काम में गोपनीयता रखता है जिसके फलस्वरूप वह समाज में घुल मिल नहीं पाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं चयनात्मक अंतःक्रिया, सेलेक्टिव इंटरैक्शन। तो इसमें होता क्या है कि अपने आत्म को जानने के लिए व्यक्ति अपने विचारों या फिर अपने चारों ओर के वातावरण में चयनात्मक अंतःक्रिया करता है। वह उन व्यक्तियों के साथ ही अंतःक्रिया करता है जो उसको अत्यंत उच्च बुद्धि वाला समझते हैं। उन्हीं व्यक्तियों से वह संपर्क रखता है या रखना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति से वह अपना संबंध नहीं रखता। जैसे कि घर में या आस पड़ोस में एक बालक है और उसकी माता पिता हमेशा उसकी प्रशंसा ही करते हैं, लेकिन पड़ोसी कहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो इसमें होता क्या है कि बच्चा अपने माता पिता से ज़्यादा घुला मिला रहता है, या एक पड़ोसी जो प्रशंसा करता है उससे ज़्यादा घुला मिला रहता है, और जो पड़ोसी अपने बच्चों की ज़्यादा तारीफ करके उनको नीचे गिराना चाहता है या निम्न स्तर पर देखता है, उनसे कम बात करना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं अन्य व्यक्तियों का चयनित मूल्यांकन, सेलेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ अदर पर्सन्स। अध्ययनों में ये भी पाया गया है, जो स्टडी विद्वानों ने की है, कि एक व्यक्ति उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो उसका ऋणात्मक मूल्यांकन करता है, तब वह भी उस व्यक्ति के साथ इसके विपरीत व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। वह केवल उन्हीं व्यक्तियों के साथ अनुकूल व्यवहार करता है जो उसके समान विचार रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं चयनात्मक आत्म मूल्यांकन, सिलेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ सेल्फ। व्यक्ति अपने आत्म के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करता है, इवैल्यूएशन करता है। वह सेल्फ के जो इम्पोर्टेंट तथा कुछ कम महत्वपूर्ण यानी कि कम इम्पोर्टेंट दोनों ही पहलुओं को जो है चुन लेता है, परंतु वह आत्म के उन्हीं पहलुओं को चुनता है जो उसके आत्म को स्थिरता बनाए रखते हैं, यानी कि उसकी आत्म को स्थिरता प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि फिर चेंज उसमें जल्दी जल्दी आता रहे, तो उन्हीं को या उन्हीं पहलुओं को चुनना शुरू कर देता है और चुन लेता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं अनुक्रिया उत्पत्ति, रिस्पॉन्स इवोकेशन। कभी कभी व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में
तथा चेतन तथा या फिर चेतन या अचेतन स्तर पर ऐसा बिहेवियर करता है कि उसके व्यवहार से दूसरे व्यक्ति अपना व्यवहार उस शक्ति के अनुरूप बना लें। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ इस प्रकार व्यवहार करता है कि दूसरे व्यक्ति इस व्यक्ति के व्यवहार को वांछित समझते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक व्यक्ति अपने व्यवहार, भाषा तथा पहनावे आदि से दूसरों के सामने ऐसा प्रदर्शित करता है कि वह कोई डॉन है। जैसे बड़े बड़े बाल रख लेना, दाढ़ी मूछें बढ़ा लेना और ऐसे जो डरावने टाइप के कपड़े हैं वह पहन लेना, जबकि उसके विचार अच्छे हैं। ये होता क्या है कि दूसरे लोगों को देखते हैं, कभी कभी ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि पहनावा अपना चेंज कर लेता है, तो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे मान लीजिए डॉन है, परंतु वास्तविक रूप में अच्छे विचारों वाला तथा चरित्रवान व्यक्ति है। एक टीचिंग लाइन में तो ये बात मैं बीच में बताना चाहूँगी कि सादा और सिंपल रहना चाहिए, भड़काऊ कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को हम पढ़ाने जा रहे हैं उन पर ऐसा ही प्रभाव पड़ता है और एक अध्यापक उनके सामने आदर्श होता है, उस आदर्श को देखकर बालक भी, छोटे बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं, वैसा ही पहनावा पहनना चाहते हैं, क्योंकि एक अध्यापक जो है बालक का मार्गदर्शक होता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति है वह दूसरे व्यक्तियों में अपने प्रति समरूपी कॉन्ग्रुएंट अनुक्रियाएं उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है भावात्मक समरूपता। भावात्मक समरूपता यानी कि अफेक्टिव कॉन्ग्रुएंसी। भावात्मक समरूपता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने आत्म के संबंध में जिस प्रकार के विचार रखता है, ठीक उसी प्रकार के विचार उस व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों में भी हैं। व्यक्ति जिस रूप में अपने आत्म को देखता है उसी के अनुरूप व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सब आत्म को प्रभावित करने वाले कारक हैं, सेल्फ इफेक्टिंग फैक्टर्स हैं। अशुद्ध प्रत्यक्षीकरण, मिसपरसेप्शन, चयनात्मक अंतक्रिया, सिलेक्टिव इंटरेक्शन, अन्य व्यक्तियों का चयनित मूल्यांकन, सिलेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ अदर पर्सन्स, चयनात्मक आत्म मूल्यांकन, सिलेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ सेल्फ, अनुक्रिया उत्पत्ति, रेस्पॉन्स इवोकेशन, भावात्मक समरूपता, अफेक्टिव कॉन्ग्रुएंसी। निष्कर्ष रूप में मैं बताना चाहूंगी कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसके आत्म में भी परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। एक व्यक्ति को समाज में रहते हुए विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी होती हैं। पहले वह शिशु, फिर बालक, किशोर, युवा, वयस्क तथा बुजुर्ग आदि अनेक भूमिकाएं देखता है तथा इन अवस्थाओं के साथ वह पुत्र, पिता, पति तथा संरक्षक आदि अलग अलग भूमिकाओं को निभाता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वह नई भूमिकाओं को निभाता है तथा विशिष्ट परिस्थितियों के कारण उसके आत्म में भी परिवर्तन आ जाता है। आत्म विकास तथा परिवर्तनों को वे विभिन्न व्यवहार भी प्रभावित करते हैं जो वह समय समय पर अपने जीवन में अपनाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।